नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज की अवधारणा। नागरिक समाज की अवधारणा को अंडरस्टैंड करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम नागरिक को समझें, नागरिक को जानें कि आखिर नागरिक कौन होते हैं या नागरिक किसे कहा जाए। तो वस्तुतः हमें यह पता होना चाहिए कि नागरिक वह व्यक्ति होता है जो मूल रूप से राज्य के प्रति निष्ठा रखता है, राज्य के आदर्शों में, राज्यों के मूल्यों में, राज्य के सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास रखता है, राज्य के प्रति भक्तिभाव रखता है और राज्य के नियंत्रण में रहकर अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो राज्य के प्रति सभ्य हो और पूर्ण सभ्यता को दृष्टिगत रखते हुए अपने कार्यों को करता है, उसे हम नागरिक कहते हैं। बेसिकली आप देखेंगे कि जो सिविल सोसाइटी का जो कंसेप्ट है, ये हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम इसे पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी हम पढ़ते हैं। और पॉलिटिकल साइंस में हमने काफ़ी थियरीज़ को पढ़ी है, काफ़ी कंसेप्ट्स को हमने पढ़ा है, काफ़ी अप्रोचेज भी हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हैं। इन्हीं अप्रोच में हम बिहेवियरलिज्म अप्रोच की हम बात करते हैं, व्यवहारवादी उपागम की हम बात करते हैं। तो व्यवहारवाद के बारे में, बिहेवियरलिज्म के बारे में हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जो ह्यूमन बिहेवियर को, अर्थात व्यक्ति के व्यवहार को अपने अध्ययन, अपने विवेचन और अपने विश्लेषण की एक इकाई के रूप में स्वीकार करता है और उसके आधार पर ही राजनीति विज्ञान में कुछ सामान्य नीतियाँ बनाई जाती है, कुछ सामान्य नियम बनाए जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि कुछ सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर सामान्य सिद्धांतों का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि मानव के व्यवहार को अध्ययन, विवेचन और विश्लेषण की इकाई मानकर सामान्य और सर्वमान्य सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हम समाज विज्ञान के विद्यार्थी हैं और समाज विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते जिस अध्ययन की इकाई को, अर्थात व्यक्ति के व्यवहार को हम स्वीकार करते हैं, वो व्यवहार जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है और हर पल, हर क्षण बदलता रहता है। इसलिए समाज विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह पूर्ण सत्यता संभव नहीं है। लेकिन समाज विज्ञान के जो निष्कर्ष हैं, पूर्ण सत्य भले ही न हो, लेकिन सत्य के निकट अवश्य होते हैं, सत्य के समीप अवश्य होते हैं, सत्य के नज़दीक अवश्य होते हैं। हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में अब तक बहुत से ऐसे नियम बनाए गए हैं जो पूर्ण सत्य नहीं कहे जा सकते, लेकिन सत्य के काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे हम बात करें लॉर्ड एक्टन की, जो कहते हैं कि शक्ति भ्रष्ट है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट करती है। इसी प्रकार हम बात करें रॉबर्ट मिचेल्स की, जिन्होंने अल्पतंत्र का लौह नियम प्रतिपादित किया, जिनका मानना था कि शासन का स्वरूप चाहे कोई भी हो, अंततः शासन की जो शक्ति है वो एक छोटे से समूह में अंतर्निहित हो जाती है। इसी प्रकार यदि हम लास्की की बात करें, जिन्होंने कहा है कि अधिकार जो हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद अपरिहार्य है। या फिर हम बात करें रजनी कोठारी की, जिन्होंने माना कि भारत में राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है। तो ठीक इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जिन लोकतांत्रिक देशों में नागरिक समाज का अस्तित्व है, वहाँ लोकतंत्र तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सशक्त है, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सुदृढ़ है, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मजबूत है। तो ऐसे ही यदि हम विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित शासन व्यवस्थाओं का और उन देशों और उन राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करें, तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो तुलनात्मक रूप से एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है।
ठीक है। और लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र जो है वो शासन की एक पद्धति होने के साथ साथ लोकतंत्र जीवन जीने की एक पद्धति भी है। इसी प्रकार यदि हम लोकतंत्र के विकास की हम बात करें या लोकतंत्र के विकास के चरणों की हम बात करें या लोकतंत्र की विभिन्न अवस्थाओं की यदि हम बात करें, तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र को समझने के लिए हम इसके 3 चरणों की प्रमुख रूप से बात कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 हम बात करें प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, अर्थात प्रक्रियात्मक या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, अर्थात हम देखते हैं जहां जनता किसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, उनको चुनती है, जैसा कि हमें भारत में भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें डिस्कोर्सनल डेमोक्रेसी की, डिस्कोर्सनल डेमोक्रेसी अर्थात विमर्शात्मक लोकतंत्र, मतलब जहां जनता अपनी सरकार और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ डिस्कोर्स करती है, विमर्श करती है आफ्टर द इलेक्शन, चुनाव के बाद में। एंड द थर्ड वन इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अर्थात जन सहभागी मूलक लोकतंत्र। ये लोकतंत्र के विकास का ऊपरी चरण माना जाता है, जहां जनता सरकार में बड़ी सक्रियता के साथ पार्टिसिपेट करती है। तो जब हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की, जन सहभागी मूलक लोकतंत्र की, मतलब जहां जनता न केवल चुनावों में और अपने प्रतिनिधियों को चुनने में भागीदारी निभाती है, बल्कि हम देखते हैं कि चुनावों के बाद भी सरकार और जनता के परस्पर विमर्श से जो नीतियां बनती है, जो नियम बनते हैं, उनके ऊपर सरकार और जनप्रतिनिधि आपस में विचार विमर्श करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और उनको क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं। साथ ही साथ जो नीतियाँ, जो योजनाएं, जो कानून हैं, उनको ग्रास रूट लेवल पर, धरातल पर उसी स्पिरिट के साथ लागू करवाने का प्रयास करते हैं, जिस स्पिरिट और जिस भावना के साथ में उनका निर्माण किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है। अर्थात डेमोक्रेसी में पब्लिक का काम केवल वोट करने तक या रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ पब्लिक को क्या करना चाहिए, प्रॉपर डिबेट करना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर डिस्कोर्स करना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर डिस्कशन करना चाहिए। और ये हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ सिविल सोसाइटी होती है। अतः पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के रिजल्ट्स और उसके आउटकम के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स होती है, उनके कुशल और प्रभावी संचालन के लिए सिविल सोसाइटी बेहद आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है। और हम देखते हैं यही कारण है कि वर्तमान समय में लगभग सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा, जनमानस के द्वारा सिविल सोसाइटी के कंसेप्ट को अपनाया जा रहा है, सिविल सोसाइटी के कंसेप्ट को स्वीकार किया जा रहा है। और इसी से इस तथ्य की भी पुष्टि हो जाती है कि लोकतांत्रिक सरकारों की सफलता सुनिश्चित करने में सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसी कारण सिविल सोसाइटी को, नागरिक समाज को लोकतंत्र का पूरक भी माना जाता है। अब यदि हम बात करें सिविल सोसाइटी के ओरिजिन की और इसके डेवलपमेंट की, अर्थात नागरिक समाज के उदय की और नागरिक समाज के विकास की, तो हम देखेंगे कि जो सिविल सोसाइटी का जो कंसेप्ट है ये काफ़ी पुराना है, बेहद पुराना है, बेहद प्राचीन है। और परंपरागत समय में राज्य और नागरिक समाज में कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, जिस परंपरागत समाज की हम बात कर रहे हैं, उस परंपरागत समय में क्या था, राज्य और नागरिक समाज में कोई डिफरेंस नहीं था, कोई अंतर नहीं था, दोनों में कोई भेद नहीं था। अर्थात दोनों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में या दोनों को एक दूसरे के समानार्थी के रूप में ही प्रयोग किया जाता था, यूज किया जाता था। हम देखेंगे तत्कालीन समय के विद्वानों ने, जिसमें हम अरस्तु की बात करते हैं, सिसरो की हम बात करते हैं या जॉन लॉक की हम बात करते हैं, जो राज्य के लिए राजनीतिक समाज शब्द का प्रयोग करते हैं। अतः ये राजनीतिक समाज ही आप देखेंगे नागरिक समाज हुआ करता था। अर्थात तत्कालीन विचारकों के अनुसार, जिनकी हमने बात की अरस्तु, सिसरो, लॉक आदि की, इनके अनुसार राजनीतिक समाज का सदस्य होने का मतलब था नागरिक समाज का सदस्य होना।
और नागरिक समाज का सदस्य उसे माना जाता था जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता था या उनमें सहयोग करता था। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि परंपरागत समय में राज्य ही नागरिक समाज था और दोनों में कोई अंतर नहीं था, दोनों में कोई भेद नहीं था, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, जैसा कि हॉब्स, लॉक, अरस्तु, सिसरो आदि के विचारों में भी हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, यदि हम हॉब्स की बात करें तो थॉमस हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था को, वो मानते थे कि प्राकृतिक अवस्था को नागरिक समाज में बदलने की ज़रूरत है और इसमें व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वे एक शक्तिशाली सार्वभौम व्यक्ति की बात करते हैं जिसको उन्होंने लेवियाथन कहा है। तो आप देखेंगे कि यही कारण है कि सभी व्यक्तियों ने अपनी सुरक्षा के बदले अपने अधिकारों को लेवियाथन को समर्पित कर दिया है और केवल एक ही स्थिति में हॉब्स जो हैं वो ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने की छूट है, और वो क्या था कि जब किसी की जान को राज्य से खतरा हो तो ऐसी स्थिति में वो राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता था। इसी प्रकार यदि हम लॉक की बात करें तो जॉन लॉक ने भी सिविल सोसाइटी के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और वो लिखते हैं कि जो सार्वभौम की सत्ता है, संप्रभुता की जो सत्ता है, उसके ऊपर सिविल सोसाइटी का अर्थात नागरिक समाज का कंट्रोल और नियंत्रण होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सिविल सोसाइटी ही उन्हें अधिकार प्रदान करती है, सिविल सोसाइटी ही उन्हें शक्ति प्रदान करती है और जो संप्रभु है वो सिविल सोसाइटी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ तक तो हमने बात की कि राज्य और नागरिक समाज दोनों ही समान हैं और दोनों में कोई विशिष्ट अंतर नहीं है, परंतु धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा समय के साथ साथ कि दोनों में कुछ डिफरेंसेज हैं और दोनों में जो भी डिफरेंसेज हैं, जो भी दोनों में भेद हैं, वो धीरे धीरे सामने आने लगे और ये भेद, ये अंतर सामने आए 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ था, जब लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हुआ था। किसका? डेमोक्रेसी का और वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट का जब डेवलपमेंट हुआ था तो दोनों में ये भेद हमें देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले राजतंत्र और अधिनायक तंत्र जैसी शासन व्यवस्थाओं का दौर था जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के हाथों में हुआ करती थी और शासन का समस्त कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में जनता को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और न ही उन्हें इतनी स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वे अपना स्वतंत्र समूह या स्वतंत्र समुदाय का निर्माण भी कर सकें। परंतु जैसे जैसे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित हुई, ठीक वैसे ही राज्य के कार्यक्षेत्र में भी काफ़ी वृद्धि होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य पर असीमित रूप से कार्यों का भार बढ़ने लगा। परिणाम ये हुआ कि राज्यों में भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, अनियमितता, अव्यवस्था, असमान वितरण जैसी अनेक समस्याएं पनपने लगी। चूँकि वेलफेयर स्टेट और लोक कल्याणकारी राज्य जो था वो नागरिकों के समस्त लक्ष्यों को अपने में ही समाहित कर लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के, जिसके कारण व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने के स्थान पर आप देखेंगे नैतिक रूप से भी पंगु बन जाता है। तो ये स्थिति निर्भरता और अधीनता की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है, उसे बढ़ाती है या बढ़ाने में मदद करती है। अतः जनता द्वारा राज्य के अधीनस्थ एवं अंतर्गत इसके विकल्प के रूप में, या हम कहें कि विकल्प के एक साधन के रूप में एक खोज की गई और यही वो बात थी जिसकी वजह से नागरिक समाज का पुनर्जीवन हुआ या उसे नागरिक समाज को पुनर्जीवन करने का अवसर मिला। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार से मतलब ये कंसेप्ट आया सिविल सोसाइटी का और जिस पर अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार भी रखे। जैसे यदि हम बात करें सबसे पहले हीगल की, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हीगल ही वो प्रथम विद्वान था, हीगल ही वो प्रथम विचारक था, हीगल ही वो प्रथम विश्लेषक था जिसने सर्वप्रथम राज्य और नागरिक समाज के बीच में विभाजक रेखा खींची और दोनों को पृथक पृथक रूप से, दोनों को अलग अलग ढंग से
विश्लेषित किया, परिभाषित किया। जैसा कि अभी हमने बात की कि अब तक राज्य और नागरिक समाज में कोई भेद नहीं था, कोई अंतर नहीं था, लेकिन ये भेद सबसे पहले किसने उजागर किया? ये भेद सबसे पहले उजागर किया आदर्शवादी विचारक हीगल ने। हीगल कहते हैं कि नागरिक समाज परिवार और राज्य से अलग एक ऐसे संगठन होते हैं, ऐसे समूह होते हैं जो सामुदायिक समझ के आधार पर सामुदायिक तरीके से समुदाय के कल्याण में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। यहाँ हीगल को आप देखेंगे कि हीगल वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से सिविल सोसाइटी के कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं। हीगल का मत है कि समाज के विकास के 3 चरण होते हैं, परिवार, नागरिक समाज और राज्य। ठीक है, नंबर 1 परिवार, नंबर 2 नागरिक समाज और नंबर 3 राज्य। तो परिवार जो है वो परमार्थ की भावना पर आधारित है, जिसमें एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, परंतु ये परमार्थ बहुत सीमित संदर्भों में होता है। हीगल के अनुसार जो परिवार है वो सामाजिक संगठन का वह प्रथम स्वरूप है जिसका निर्माण मानवीय चेतना ने स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने के लिए किया, और जो परिवार है वो पारस्परिक प्रेम और विश्वास के कारण पनपे, और यही परिवार आगे चलकर सिविल सोसाइटी और राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हीगल जो है वो परिवार को वाद की संज्ञा देते हैं, लेकिन चूँकि परिवार अपने आकार में छोटा और दायरे में सीमित होता है, इसके कारण परिवार जो है वो व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए ये बड़े पैमाने पर अपेक्षित कार्यों और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के लिए सर्वथा इसे अपर्याप्त माना है हीगल ने। इसलिए हीगल नागरिक समाज को आवश्यक मानता है, जिसे उसने प्रतिवाद की संज्ञा दी है। तो इस नागरिक समाज में धीरे धीरे अलग अलग कार्यों और अलग अलग गुटों का निर्माण होता है, परस्पर हितों में टकराव होता है, और जिसे रोकने के लिए राज्यों की जरूरत होती है। इसलिए हीगल की दृष्टि में राज्य क्या है? एक आदर्श स्थिति है, जिसे हीगल संवाद कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम कार्ल मार्क्स की हम बात करें तो कार्ल मार्क्स सिविल सोसाइटी को नागरिक समाज की नकारात्मक रूप में व्याख्या करते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार सिविल सोसाइटी जो है वो निजी आर्थिक हितों से विनियमित होता है, और इससे पूंजीवाद का खतरा बढ़ता है, क्योंकि यह भी आगे जाकर एक प्रकार का राज्य ही बनेगा जो केवल और केवल पूंजीपतियों के हितों के लिए कार्य करेगा। और ऐसे में क्या होगा? समाज में गरीबों का शोषण होगा, समाज में श्रमिकों का शोषण होगा। इसलिए कार्ल मार्क्स सिविल सोसाइटी की जो व्याख्या करते हैं वो बिल्कुल नकारात्मक रूप से करते हैं। लेकिन यदि हम 20वीं शताब्दी की बात करें, और 20वीं शताब्दी में जो नियो मार्क्सिस्ट हुए हैं एंटोनियो ग्राम्शी की, तो उन्होंने यहाँ पर कार्ल मार्क्स के विचारों का विरोध किया है, और उन्होंने सिविल सोसाइटी को महत्व प्रदान करते हुए इस बात पर बल दिया है कि जो सिविल सोसाइटी है, जो नागरिक समाज है, वो राज्य का स्वरूप नहीं है, बल्कि राज्य से पृथक है, राज्य से अलग है। ग्राम्शी के अनुसार नागरिक जो समाज है वो आर्थिक ढांचे और राज्य के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है, न कि राज्य के समान शोषण का कार्य करता है। इसी प्रकार यदि हम रॉबर्ट पुटनम की यदि हम बात करें, जिन्होंने सोशल कैपिटल अप्रोच अर्थात सामाजिक पूंजी उपागम की व्याख्या की है, तो रॉबर्ट पुटनम ने भी सामाजिक पूंजी के आधार पर वो नागरिक समाज को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉबर्ट पुटनम ने एक नया कंसेप्ट ऐड किया है सिविल सोसाइटी में, वो है सोशल कैपिटल, और सोशल कैपिटल के आधार पर ही वो नागरिक समाज को डिफाइन करते हैं, नागरिक समाज को परिभाषित करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें ग्राम्शी की, जिन्होंने प्राधान्य का सिद्धांत दिया है, तो ग्राम्शी का कहना है कि जो आधुनिक बुजुर्गा समाज की दृढ़ता है उसका मुख्य स्रोत है शासक वर्गों की प्रधानता, जो कि उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता में हमें दिखाई देती है, और ये वर्ग नागरिक समाज की संस्थाओं के माध्यम से सारी जनसंख्या को अपनी मूल्य प्रणाली को स्वीकार करा देती है। ठीक है, इस प्रकार जो ग्राम्शी है वो कहते हैं कि जो प्राधान्य है वो प्राधान्य वह स्थिति है जब शासक वर्ग के द्वारा अपने हितों की वृद्धि से क्या करते हैं, जब उन्हें अपने हितों की वृद्धि करनी होती है, तो ऐसी स्थिति में उनके जो भी मूल्य मान्यताएं और विश्वास परंपराएं होती है
वे शिक्षा के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से संपूर्ण समाज पर इस प्रकार से इनको संस्थापित कर दिया जाता है कि उसे समाज के हित की दृष्टि से समाज के सदस्यों से सहमति प्राप्त हो सके, ताकि ऐसा प्रतीत हो जैसा कि शासकों का जो शासन है वो शासित वर्ग की सहमति पर आधारित है। ठीक है, तो एंटोनियो ग्राम्शी कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत नागरिक समाज की जो इकाइयां हैं, जैसे हम परिवार की बात करें या शिक्षण संस्थाओं की हम बात करें या धार्मिक संगठनों की हम बात करें, ये नागरिकों को समाज में प्रचलित शासन व्यवहार के नियमों से प्रचलित करवाती है और यह बोध करवाती है कि नागरिकों को शासक वर्ग के सदस्यों के प्रति स्वाभाविक सम्मान का भाव रखना चाहिए। तो ग्राम्शी की दृष्टि में नागरिक समाज की ये इकाइयाँ बुजुर्गा वर्ग के शासन शैली को वैधता प्रदान करके क्या करती है, उसमें निहित अन्याय के पक्षों को न्याय संगत स्वरूप प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट है उस पर अलग अलग विद्वान अपने अपने विचार रखते हैं और अलग अलग विद्वानों के द्वारा सिविल सोसाइटी पर रखी गई बातों के आधार पर यदि हम इसे परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि नागरिक समाज जो है वो राज्यों से पृथक है, राज्यों से स्वतंत्र है, राज्यों से स्वायत्त है और एक स्वप्रेरित और सक्रिय व्यक्तियों और अभिकर्ताओं का एक संगठित समूह है जो क्या करता है, अपनी क्रियाशीलता से राजनीति, प्रशासन पर और उनकी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ताकि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन मूल्यों को प्राप्त किया जा सके और साथ ही साथ ये राज्य और बाजार की शक्तियों को भी नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं। और नागरिक समाज में जो शामिल अंग हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे एनजीओज होते हैं, स्वयंसेवी संगठन होते हैं, सामुदायिक संगठन होते हैं, मजदूर संगठन होते हैं, किसान संगठन होते हैं, महिला संगठन होते हैं, धार्मिक संगठन होते हैं, दलित संगठन होते हैं या सहकारी संस्थाएं होती है। ये सभी हमारे समाज के नागरिक समाज के अंग माने जाते हैं। और यदि हम बात करें यदि नागरिक समाज की प्रमुख विशेषताओं की तो हम देखते हैं कि नागरिक समाज जो है वो राज्येतर संस्थाओं की ओर इंगित करता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो नागरिक समाज है वो अराजकीय संस्थाएं हैं और नागरिक समाज साथ ही संगठित समाज की ओर भी संकेत करता है। और इस नागरिक समाज में वे समूह आते हैं जो राज्य और परिवार के बीच होते हैं और इस नागरिक समाज का जो लक्ष्य है वो होता है समान रूप से सार्वजनिक भलाई करना। साथ ही साथ हम देखेंगे कि नागरिक समाज जो है वो सत्तावाद और निरंकुशतावाद का विरोध करता है और यह राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने का काम करता है ताकि एक नए प्रकार से जनमत का निर्माण हो सके। साथ ही आप देखेंगे कि जो नागरिक समाज है राज्य के आधिपत्य को कम करने की वकालत करता है और इसके लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो होता है, ये जो नागरिक समाज है वो समाज को बौद्धिक रूप से उन्नत करने का कार्य करता है। यदि हम नागरिक समाज की भूमिका की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि नागरिक समाज जो है समाज में सामाजिक चेतना उत्पन्न करता है, आर्थिक चेतना उत्पन्न करता है, राजनीतिक चेतना उत्पन्न करता है, प्रशासनिक चेतना उत्पन्न करता है। साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु लोगों को संगठित करता है और उन्हें गतिशीलता प्रदान करता है या उन्हें गतिशील बनाए रखता है। साथ ही हम देखते हैं कि नागरिक समाज प्रशासनिक नीतियों, कानूनों और योजनाओं में लोगों की सक्रियता को बढ़ाता है, उनकी सहभागिता को बढ़ाता है। प्रशासनिक तंत्र को उत्तरदायी बनाने का काम, जवाबदेह बनाने का काम, उन्हें पारदर्शी और संवेदनशील बनाने का काम भी नागरिक समाज करता है। साथ ही राज्य और बाजार के निरंकुश व्यवहार को नियंत्रित करने में भी नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही हम देखते हैं कि नागरिकों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति चेतना उत्पन्न करने का काम हमारा नागरिक समाज करता है और सभी प्रकार के संसाधनों के सदुपयोग को सुनिश्चित करते हुए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी नागरिक समाज करता है। और संगठित और स्वैच्छिक प्रयासों से राष्ट्र के प्रति समर्पण और अपनत्व की भावना उत्पन्न करने में भी नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नागरिक समाज एक व्यापक अवधारणा है जो बहुत सारे मानवीय संगठनों के उन प्रयासों का नाम है जो राज्य, जो बाजार, जो प्रशासन और अन्य
असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण और नियमन करने का कार्य करते हैं। और ये अवधारणा एक ऐसे उत्तरदायी और संवेदनशील समाज की कल्पना करती है जो परिपक्व हो और प्रतिबद्धता से भरपूर हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नागरिक समाज का जो कंसेप्ट है वो नागरिक से स्टार्ट होता है, और उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से नागरिक समाज का कंसेप्ट का ओरिजिन होता है और समय के साथ साथ कैसे ये डेवलप होता है, और अलग अलग विद्वान, अलग अलग विचारक नागरिकता को कैसे डिफ़ाइन करने का प्रयास करते हैं, और उनकी डेफिनेशंस और उनके एक्सप्लेनेशन के बिहाफ पर हम कैसे नागरिक समाज को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वर्तमान समय में हमारे देश में नागरिक समाज की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है जिसको वे निरंतर निभा रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नागरिक समाज आज भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।